चलें जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 20. सो इंशाल्लाह सेशनल 2 के बाद वी आर लेफ्ट विद 10 लेक्चर्स. ठीक, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन. सो व्हाट इज़ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन? क्या होती है मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन? Yes, simulation means we perform some experiments repeatedly, and Monte Carlo indicates कि those experiment must contain some randomness. उनमें probability का कोई role play होगा. That is called Monte Carlo simulation. तो last time जब हमने 2 scenarios देखे थे, one was probability of क्या? Probability of 3 heads and 1 tail. वो हमने कैसे निकाली थी Monte Carlo simulation के थ्रू? ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर n टाइम्स वी परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट. इन दिस केस वो एक्सपेरिमेंट क्या है? इस केस में टॉस द कॉइन 4 टाइम्स. ठीक, तो अगर हम एल्गोरिथम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो फिर कॉस कॉइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय रैंडम नंबर. तो जो मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया था उसमें द फंक्शन दैट वी वर यूजिंग वाज rand int 0 1. अगर 0 आएगा बेसिकली इट विल रिप्रेजेंट टेल, अगर 1 आएगा इट रिप्रेजेंट्स हेड. और चूंकि हमने 4 दफ़ा कॉइन टॉस करना था तो हमने इस फंक्शन को 4 दफ़ा कॉल किया था. एंड देन वी काउंटेड कि कितनी दफ़ा उसमें 3 दफ़ा अगर हेड आया है इट मीन दैट इज़ आवर डिज़ायर्ड बिहेवियर. तो हमने क्या किया था? काउंट को इंक्रीमेंट किया था. सो इन मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर आउटकम. और आखिर में क्या करते हैं? हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? सो प्रोबेबिलिटी देन बिकम्स कितनी दफ़ा वो बिहेवियर अकर हुआ है, फिनोमिना अकर हुआ है, डिवाइडेड बाय कितनी दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट किया है. ठीक, इसके अलावा हमने यहाँ तक एग्ज़ाम आएगा, सेशन 2 में यहाँ तक का सिलेबस आएगा. ठीक है, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट सिनेरियोज. सेकेंड जो हमने किया था मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन वॉज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल ली थी कि अगर मैंने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर क्या आएगा. सो दिस इंटीग्रल हैज़ एनालिटिकल सोल्यूशन बट स्टिल यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इट्स सोल्यूशन यूजिंग मॉन्टे कार्लो. कैसे किया था इसको हमने? नहीं, मॉन्टे कार्लो के थ्रू कैसे किया था? सो मॉन्टे कार्लो के थ्रू करने के लिए हमने पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था. तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा, अगर हम सिर्फ एक्स पॉजिटिव एक्सिस को देखें तो इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा. ठीक, एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इट मीन्स कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और फिर हमने क्या किया था? हमें 2 और 3 के दरमियान चाहिए आंसर. इट मीन्स कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? इस एरिया को डिटर्मिन करने में इंटरेस्टेड हैं. सो ये एरिया हमने कैसे निकाली थी? फॉर दैट वी कंसिडर्ड अ रेक्टेंगल. ठीक, जिसमें x की वैल्यू 2 से 3 तक जा रही थी और y की वैल्यू 0 से 9 तक. ठीक, तो उसमें एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हाट वाज मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन? उस केस में फॉर n टाइम्स हम लोग क्या कर रहे थे? हर दफ़ा क्या कर रहे थे? एवरी टाइम व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? वी हैव टू ड्रॉ अ रैंडम पॉइंट. दैट वाज द एक्सपेरिमेंट. कोई भी पॉइंट रैंडमली हमने ड्रॉ करना था. और कोई भी पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हम कंप्यूटर को कैसे कहेंगे कि कोई पॉइंट ड्रॉ करो रैंडमली? सो कंप्यूटर हैज़ टू जनरेट बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हमने क्या दी थी? इसको 2 से लेकर 3 तक जनरेट करे और वाई ने क्या करना था? 0 से 9. तो बेसिकली ये रैंडम पॉइंट इस रेक्टेंगल में कहीं भी हो सकता है. इस कर्व के ऊपर भी हो सकता है, इस कर्व के ऊपर भी आ सकता है और इस कर्व के नीचे भी आ सकता है. सो बेसिकली दिस इज़ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट. लेकिन हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? दोज पॉइंट्स दैट कम, जो फॉल करते हैं इस कर्व के नीचे. दैट इज़ आवर डिज़ायर्ड बिहेवियर. तो मॉन्टे कार्लो में हमेशा ऐसे होगा, यू परफॉर्म सम रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड आप फिर इफ़ लगा के किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में इंटरेस्टेड होंगे. तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी हमने? इफ़ कौन से पॉइंट्स नीचे लाई करते हैं? जिनकी y की वैल्यू x स्क्वायर से लेस हो.
बिकॉज जब भी y एक्स स्क्वेयर की इक्वल होगा वो सारे पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे, जब भी y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर से बड़ी होगी वो सारे पॉइंट्स यहाँ लाई करेंगे। तो हमने ये कंडीशन लगानी है कि इफ़ y इज़ लेस देन एक्स स्क्वेयर काउंट को इंक्रीमेंट कर लो, और फिर काउंट डिवाइड बाय काउंट इज दोज पॉइंट, काउंट इज द नंबर ऑफ दोज पॉइंट जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, और n क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो कि हमने इस रेक्टेंगल में ड्रॉ किए हैं। तो काउंट डिवाइड बाय n हमें क्या दे रहा था, अ फ्रैक्शन ऑफ दिस एरिया, कि कितना एरिया इस रेक्टेंगल का इस अंडर द कर्व आ रहा है। सो दैट वाज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ एरिया अंडर कर्व। लेकिन हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी फ्रैक्शन आया है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया अंडर कर्व, I have to multiply that fraction with the total area, which is area of rectangle. ये बात क्लियर है। काउंट डिवाइड बाय n हमें क्या दिया था कि कितना पार्ट इस एरिया ने कवर किया है। अगर हमें एग्जैक्ट एरिया निकालना है तो इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है। सो दैट विल गिव अस द एरिया अंडर द कर्व, विच इज़ बेसिकली द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक, सेक्शन 2 में तो ये नहीं आएगा, लेकिन फाइनल में कहा जा सकता है या असाइनमेंट में कहा जा सकता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगी, सिर्फ लिमिट्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जो आप पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, और कंडीशन चेंज हो जाएगी, बाकी स्टेप्स सेम रहेंगे। ठीक, सो दैट वाज द रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई। कौन सा पाई, ये वाला पाई जिसकी वैल्यू क्या है 3.14 समथिंग आती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। पाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वैसे पाई की जो वैल्यू है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इट्स अ रेशो। इट्स अ रेशो जो कि नेचर में भी बहुत पाई जाती है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम पाई को देखते हैं वो क्या चीज़ होती है। सो बेसिकली पाई इज क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर। अगर मैं 2r को ऐसे लिखूं एंड देन इफ आई राइट पाई इनटू डायमीटर, सो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बेसिकली इट्स पाई इंटू डायमीटर। तो पाई क्या चीज़ हो गई, इट्स द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी किसी भी सर्कल को आप ले लें, जब भी इसके सर्कमफ्रेंस का आप रेशो लेंगे उसके डायमीटर के साथ, हमेशा आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर, लेकिन ये वैल्यू डिटरमिन कैसे करनी है, सर्कमफ्रेंस के फार्मूले में तो खुद पाई आ रहा है। सो हाउ वी कैन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, वैसे कोई भी अगर है सर्कल आपने बनाया हुआ किसी तार के साथ, उसको आप खोल के उसको मेजर करेंगे, दैट विल बी सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई सर्कल दिया जाए, सपोज लाइक दिस, तो इसका सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर्कमफ्रेंस क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमने पाई की वैल्यू निकालनी है। वी आर सपोजिंग हमें पाई की वैल्यू नहीं मालूम, तो जब हम सर्कमफ्रेंस में पाई आ रहा है और हमें पाई की वैल्यू निकालनी है, तो इट मीन्स कि अब हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन अगर हम मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो अगेन हम क्या कंसिडर करेंगे, अब चूँकि हम सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ क्वार्टर सर्कल। ठीक, यस, इसकी भी इक्वेशन है सर्कल की। So this is x and this is y. So this is a quarter circle, और assume करें कि this is of radius r. ठीक, तो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल अगेन कंसिडर अ बाउंडिंग बॉक्स जो कि इस कर्व को बाउंड करे। तो जो बाउंडिंग बॉक्स इस केस में बन रहा है वो क्या बनेगा, दैट विल बेसिकली नॉट अ रेक्टेंगल, यहाँ पर शायद नजर रेक्टेंगल आएगा लेकिन वो स्क्वेयर होगा, बिकॉज ये भी r है एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो r। तो एक स्क्वेयर हम बना देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है।
सो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई. सो मुझे बताएं कि इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा. इफ r is the length of one side, the area of square will be r square. And what is the area of this quarter circle, not full circle? वैसे एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल. तो अगर हमें क्वार्टर सर्कल का एरिया चाहिए so दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4. सो हम ये कर क्या रहे हैं? अब अगर मुझे बताएं कि मैं इस एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल को डिवाइड कर लूँ किस पे? ओके यस, डिवाइड करूँ एरिया ऑफ स्क्वायर पे. तो क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर बाय 4. और एरिया का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर कट जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? पाई बाय 4. यानी अगर मैं किसी भी तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँ, इसका एरिया फाइंड आउट कर लूँ, क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लूँ, और स्क्वायर का एरिया अगर मैं किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूँ विदाउट यूजिंग पाई, और उन दोनों को डिवाइड करूँ, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा, सपोज दैट इज समथिंग लाइक 1.967 सपोज, तो पाई की वैल्यू कैसे आएगी? इट विल बी देन 4 मल्टीप्लाई दैट वैल्यू. तो अगर मुझे पाई की वैल्यू निकालनी है, मुझे किसी न किसी तरीके से क्या निकालना है? इस सर्कल का एरिया निकालना है और इस स्क्वायर का एरिया निकालना है. लेकिन सर्कल का एरिया निकालना है विदाउट यूजिंग पाई. यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये तो फिर वही प्रॉब्लम बन गई है कि इफ मैंने करने का है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस एरिया? ये वही एरिया अंडर द कर्व ही है. तो हम क्या करेंगे? फॉर n नंबर ऑफ टाइम्स वी विल ड्रॉ अ रैंडम पॉइंट. ठीक, एंड यू शुड नो कि वो रैंडम पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं. मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, और मुझे y की वैल्यू. x की वैल्यू किस रेंज में होगी? 0 से लेकर r में x की कोई वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू भी 0 और r के दरमियान निकालेंगे. तो जो भी रैंडम पॉइंट आएगा, समटाइम्स दैट रैंडम पॉइंट विल बी यहाँ पे, समटाइम्स इट विल बी अबव द कर्व, एंड समटाइम्स दैट रैंडम पॉइंट विल बी ऑन दिस कर्व. हमने किन पॉइंट्स को काउंट करना है? जो कि इस कर्व के नीचे हैं. तो उसके लिए हमें इस कर्व का मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? सर्कल का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं एरिया की बात नहीं कर रहे हैं. यानी इफ दिस इज अ कर्व, इट मीन्स कि वो एक्स एंड वाई की फॉर्म में वैल्यूज है ना. यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस लाइन. और ये इस पर नहीं डिपेंड करता कभी ये क्वार्टर है या नहीं, ये तो बस लाइन है ना. हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज की लिमिट दे रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. क्लियर ये चीज़? तो यहाँ पे कंडीशन में क्या लगाऊं? इफ व्हाट? इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, इट मीन्स कि वो पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं. तो आपने क्या करना है? काउंट को इंक्रीमेंट करना है. क्लियर? तो ये काउंट क्या शो कर रहा है? अगर जब ये लूप खत्म हो जाएगा, सो बेसिकली व्हाट डज दिस काउंट रिप्रेजेंट? कितने पॉइंट्स जो हैं वो इस कर्व के अंडर लाई कर रहे हैं. ठीक, और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो काउंट इज बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन सर्कल. और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने जितने भी पॉइंट्स प्लॉट किए हैं वो सारे किसके अंदर आए हैं? अगर हम n पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं? स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं. सो n इज बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन स्क्वायर. सो मैं अब यहाँ पे एग्जैक्ट एरिया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई जस्ट वांट टू गेट सम एस्टिमेट कि ये एरिया कितना है और ये एरिया कितना है, और दोनों को मैंने डिवाइड करना है. मैं एग्जैक्ट में क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ? बिकॉज देखें, कैन वी से कि ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम करें यहाँ प्लॉट करें, तो जितने ज़्यादा ये पॉइंट्स होंगे उतना बेहतर ये एस्टिमेट होगा इसके एरिया का.
कह सकते हैं ये जितने पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, अगर नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा होंगे तो ये जो पॉइंट्स होंगे इट विल बी एन एस्टिमेट ऑफ दिस एरिया, एंड ऑब्वियसली दिस नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी लेस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन द स्क्वेयर। सपोज 1000 जो हैं वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, 1500 जो हैं वो स्क्वेयर के अंदर आ रहे हैं। सो कैन आई से कि द 1000 रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड 1500 रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वेयर। हम एग्जैक्ट वैल्यू में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज हमने दोनों को डिवाइड करना है, ठीक, यानी जिस एस्टिमेट को यूज़ करके हम इसका एरिया लगा रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं इस एरिया को डिटरमिन करने के लिए, उसी क्वांटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं इस एरिया को डिटरमिन करने के लिए, तो जो एरर का मार्जिन होगा दोनों में सेम होगा। हमें एग्जैक्ट एरिया में, देखिए यहाँ पर जो हम कर रहे थे ना, हमें एग्जैक्ट एरिया चाहिए था, बिकॉज जो एग्जैक्ट एरिया होता है वो इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना था इस एरिया के साथ। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर सर्कल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का रेशो क्या है। ये बात क्लियर है? क्या नाम है पीछे, आजम। हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डॉट्स जो काउंट है वो नंबर ऑफ डॉट्स विद इन सर्कल है। हम कह सकते हैं कि दे बेसिकली दिस नंबर रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ सर्कल, और ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन स्क्वायर है वी कैन से कि इट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब अगर मैं काउंट को n पे डिवाइड कर लूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं एरिया ऑफ सर्कल को, सॉरी एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल को किस पे डिवाइड कर रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर पे, एंड वी नो कि दिस इज पाई आर स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज आर स्क्वायर। तो इट मीन्स कि काउंट को n पे डिवाइड करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी, और पाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, 4 मल्टीप्लाई काउंट बाय n। तो हमने मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को यूज़ करके पाई की वैल्यू निकाल दी है। क्लियर है चीज़, ठीक। सो दैट वाज दी, अगेन ये उसी में आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व वाले में आ रहा है, बट दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। अच्छा, अब मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में हम बार बार किसका जिक्र करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करो, रैंडम नंबर जनरेट करो, जिसके लिए हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। बट यू शुड नो कि हाउ दीज रैंडम नंबर्स आर बीइंग जनरेटेड। तो उसके लिए जो आज का टॉपिक है बेसिकली दैट इज सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। एंड वाई वी आर कॉलिंग इट सूडो रैंडम नंबर, बिकॉज जो कंप्यूटर जनरेट करके हमें देगा नंबर वो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी अ सूडो रैंडम नंबर, दैट कैन नॉट बी प्योरली रैंडम। रीज़न क्या है दानियाल, कंप्यूटर हमें प्योरली रैंडम नंबर क्यों जनरेट करके नहीं दे सकता, आजकल के जो कंप्यूटर हैं, डिस्क्रीट कंप्यूटर्स, जी डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी नहीं आइडिया, बिकॉज कंप्यूटर जब भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो किसी स्टेप को फॉलो करेगा, कोई एल्गोरिथम को फॉलो करेगा। तो एल्गोरिथम को फॉलो करके जो भी चीज़ निकाली जाएगी दैट विल नॉट बी रैंडम, बिकॉज इफ़ यू नो द स्टेप्स यू कैन प्रेडिक्ट द नेक्स्ट नंबर, ठीक। बट वाई डू वी कॉल देम सूडो रैंडम, बिकॉज अगर आपको स्टेप्स का नहीं पता देन दे अपीयर टू बी रैंडम, उनमें कोई हम लिंक नज़र नहीं आता। और एक सूडो रैंडम नंबर जनरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं इस कोर्स में, दैट वाज रूल 30 ऑफ CA। तो अगर आपको ना पता हो कि रूल 30 अप्लाई हो रहा है तो जो पैटर्न जनरेट हो रहा है दैट इज़ प्योरली रैंडम, उनके आपस में कोई पैटर्न कोई लिंक नहीं होता। बट इफ़ यू नो कि इस पैटर्न पे रूल 30 अप्लाई हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट रो डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक। तो अनदर सूडो रैंडम नंबर, और ये सूडो रैंडम नंबर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, वैसे मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन हमने यूज़ कर ली, इसके अलावा इसका यूज़ बड़ा है, सिक्योरिटी में भी होता है, आपकी जो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होती हैं, ठीक, वो हर दफ़ा रैंडम नंबर के साथ वो की जनरेट वगैरह होती है। इसी तरह आपकी गेम्स वगैरह में भी रैंडम सेटिंग्स के साथ वो नॉन प्लेयर एंटिटीज़ आते हैं, NPCs वगैरह जो होते हैं। सो रैंडम नंबर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इवन आपकी जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं उसमें भी रैंडमली हम ड्रॉप आउट करते हैं वेट्स वगैरह को। सो रैंडम नंबर हैज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंस इन दिस कंप्यूटर साइंस या मैथ्स किसी भी फील्ड में दे आर इम्पॉर्टेंट। सो जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड।
इस मेथड को यूज़ करके वी आर गोइंग टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स। छोटा सा टॉपिक है, करते हैं, देन इंशाल्लाह बात की बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, जब भी सूडो रैंडम नंबर जनरेटर होता है उसको रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इट ऑलवेज नीड्स अ सीड वैल्यू। एंड व्हाट इज़ दैट सीड वैल्यू? कि जब तक वो सीड हम सेम प्रोवाइड करते रहेंगे तो वो सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट करेगा। सो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें हर दफ़ा डिफरेंट सीक्वेंस चाहिए तो हमें डिफरेंट सीड वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक, तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि जो ये रैंडम नंबर जनरेटर है इसको हर दफ़ा डिफरेंट सीड की वैल्यू मिले? सो वन ऑप्शन इज़ कि आप टाइम को यूज़ करें, करंट टाइम को, बिकॉज टाइम ऑलवेज चेंजेस। जो आई थिंक सी का जो सूडो रैंडम नंबर जनरेटर है वो सेकंड्स में कोई वैल्यू लेता है, एंड दो सेकंड्स आर बेसिकली बीइंग काउंटेड सिंस जनवरी 1 1980s में कोई टाइम है। ठीक, क्योंकि सेकंड तो अब हर दफ़ा चेंज होते रहेंगे ना, अगला जो टाइम है उसमें सेकंड इंक्रीमेंट हो चुका होगा, वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, तो आपकी सीड की वैल्यू हर दफ़ा चेंज होनी चाहिए। अच्छा, PRNG इज़ बेसिकली अ सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। हम जो कंसिडर कर रहे हैं जो एल्गोरिथम है दैट्स अ वेरी, इसको क्या कहें, प्राइमरी कहें या बड़ा बेसिक सा ये सूडो रैंडम नंबर जनरेटर है। इस आजकल कोई इतना यूज़ भी नहीं करता बिकॉज इट कैन बी इजीली क्रैक्ड। बड़े कॉम्प्लेक्स रैंडम नंबर जनरेटर आ चुके हैं, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि काम कैसे करता है, सो इट्स अ सिंपल रैंडम नंबर जनरेटर। यू विल हैव सम सीड वैल्यू आर नॉट। ठीक, और आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट होगी दैट विल बी Rn। ठीक, सो अगर फर्स्ट टाइम R नॉट है तो ये क्या हो जाएगा R1। R1 क्या होगा? दिस इज़ द सम वैल्यू जो हम कर रहे हैं, हम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछली वैल्यू के साथ। सो पिछली वैल्यू क्या है? R0 है, उसको 1 के साथ ऐड करके मॉड ले रहे हैं 11 के साथ, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी? द वैल्यू विल बी 71 मॉड 11। क्या आएगा? 11 6 are 66, द आंसर इज 5। तो ये एक रैंडम नंबर आ गया हमारे पास। हाउ कैन वी सी कि इट्स रैंडम? लेट्स सी कि दूसरा नंबर क्या जनरेट होता है। सो व्हाट विल बी R2? दैट विल बी अगेन 7 मल्टीप्लाई द प्रीवियस नंबर विच इज़ नाउ 5 प्लस 1 अपनी जगह पे मॉड 11। तो ये क्या आंसर आएगा? 36 मॉड 11 इज 3। व्हाट विल बी R3? 7 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 प्लस 1 मॉड 11, 22 मॉड 11 इज 0। अब तक हमारे पास जो नंबर जनरेट हुए हैं वो क्या हुए? 10 5 3 0। सो फिलहाल दे अपीयर टू बी रैंडम। ठीक है, फिलहाल कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा। लेट्स जनरेट R4। R4 क्या होगा? 7 × 0 प्लस 1 मॉड 11। 1 मॉड 11 क्या होगा? 1। ठीक है, इस तरह कर जाएंगे। व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी जनरेटेड? 10 होगा। अगर आप 11 पे मॉड ले रहे हैं तो लार्जेस्ट नंबर जनरेट होगा दैट विल बी 10। सो आपके पास 10 5 3 0 1 इस तरह नंबर जनरेट हो जाएंगे, एंड आफ्टर 10 रैंडम नंबर दोबारा से पैटर्न रिपीट होगा। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता कि आपने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है तो देन दे अपीयर कि ये रैंडम है। 10 और 5 के दरमियान तो 5 का डिफरेंस है, लेकिन 5 और 3 के दरमियान तो 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे फिर 3 का गेन डिफरेंस है। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट नंबर। ठीक, दिस इज़ अ सिंपल लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड। सो इट मीन्स कि हमारे पास हमेशा कोई मल्टीप्लायर होगा। You will have some seed value. That seed value will be multiplied with some value. ज़रूरी का हमेशा 7u. Then it will be added with another value, और किसी और वैल्यू के साथ हम मॉडुलस लेंगे। ठीक, वेयर सीड मॉडुलस एंड मल्टीप्लायर इनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, यानी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकते। क्योंकि जो इंक्रीमेंट है इसका ये नॉन नेगेटिव है। इट मीन्स कि इंक्रीमेंट आपके पास ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लायर, सीड एंड मॉडुलस दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास जो नंबर्स हों वो रैंडम ही हो, बाज़ औक़ात आपको फिक्स पैटर्न नज़र आएगा। क्लियर ये चीज़? सो यू हैव टू सी कि कौन कौन से ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन क्या था, 10 एज अ सीड, 7 एज अ मल्टीप्लायर, 1 एज एन इंक्रीमेंट एंड 11 एज अ मॉडुलस। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर कंप्यूटर कौन सा जनरेट कर सकता है अगर हमने ये मेथड यूज़ करना हो? सबसे बड़ा नंबर कौन सा जनरेट कर सकता है? दैट विल बी मॉडुलस -1। और कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर कर सकता है मॉडुलस में, वो किस पे डिपेंड करता है? तो उसके वर्ड साइज पे। ठीक, तो अगर सपोज 64 बिट कंप्यूटर है तो द वर्ड साइज विल बी 64 बिट, तो द लार्जेस्ट नंबर इट कैन स्टोर इज 2^64। और मॉडुलस अगर 2^64 है तो द लार्जेस्ट नंबर इट कैन जनरेट विल बी दिस नंबर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर जनरेट कर सकता है। बट यू देन अब मल्टीप्लायर एंड इंक्रीमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो आपको ट्रायल एरर पे चेक करने पड़ेंगे। बाज़ वैल्यूज़ के लिए कोई रैंडमनेस नहीं होगी और बाज़ वैल्यूज़ के लिए दे विल बी रैंडमनेस। सो इट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड जो कि हमें इंटीजर जनरेट करके देता है। और अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब तक जितने भी रैंडम नंबर थे वो क्या थे? 0, 5, 3, 1 अप टू 10 समथिंग लाइक दिस। सपोज ऐसे आ रहे हैं, ये 10 नंबर आ गए। अब अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए 0 और 1 के दरमियान तो मुझे क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए किस पे? 10 पे डिवाइड करना चाहिए। 10 पे डिवाइड करना चाहिए, 11 पे डिवाइड करना चाहिए। 11 पे करेंगे बिकॉज हमें 0 और 1 के दरमियान चाहिए। ठीक है, अप टू 1। सो वी हैव टू डिवाइडेड बाय द मॉडुलस। 10 पे नहीं डिवाइड करना, 11 पे डिवाइड करना है। अगेन रिपीट, ये जो मेथड है ये हमें क्या जनरेट करके देता है? इट जनरेट्स रैंडम इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू मॉडुलस। ये हमें ऐसे करके जनरेट कर देता है। मॉडुलस से नंबर कम होगा, 0 या 0 से ज़्यादा होगा। इफ़ आई वांट टू जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो रैंडम नंबर आ रहे हैं मेरे पास, हर रैंडम नंबर को मुझे किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? मॉडुलस पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो देन आई विल गेट, जो नंबर आएगा मेरे पास, इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। 0.0 और 1.0 के दरमियान में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर ये चीज़? 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा, फिर 10 डिवाइड बाई 11 होगा, 1 डिवाइड बाई 11। सो यू विल गेट फ्लोटिंग पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1। तो आगे हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन बस ये बात ध्यान में रख लें कि अब जब भी हम लिखेंगे RAND रैंड, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक जी, सॉरी, 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये जो रैंडम नंबर, यानी लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल मेथड को यूज़ करके जो हम फ्लोटिंग पॉइंट जनरेट करेंगे रैंडम, इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1 नॉट इंक्लूडिंग 1। तो इसको हम लिखते कैसे हैं साइंटिफिक नोटेशन में? 0 इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल एंड 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक, और अगर हम चाहें कि 1 इंक्लूड करें तो फिर हमें इसको इस साइड में पड़ेगा, और इसके फिर हम बात आगे देखेंगे कि हम 1 कैसे इंक्लूड करा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि रेंज हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहे, रेंज कैन बी एनीथिंग। तो रेंज को कैसे चेंज करना है वो भी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्लियर?